हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 मई के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है इंडिया वियतनाम एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते हैं। पहले हिंदी में बता देता हूं, भारत वियतनाम विस्तारित व्यापक रणनीति साझेदारी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट है वियतनामी राष्ट्रपति टो लैम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यानी भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को विस्तारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचा दिया है। अब यूपीएससी के लिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं हम सिर्फ उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं भाई। हम न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बुक अगर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, तो हम एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के बाद अगली बार जब भी हम पढ़ते हैं फिर हाईलाइट वाला सेक्शन ही पढ़ते। क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तो उसी तरह ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये पूरे न्यूज़पेपर का उस आर्टिकल का सार है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले ट्रेड टारगेट क्या है, व्यापार लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य $25 बिलियन निर्धारित किया गया है। 2025-26 में यह लगभग अभी $16 बिलियन है। रक्षा और सुरक्षा की बात करेंगे तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी के संबंध में दोनों देशों के रणनीतिक विचार एक समान है। भारत ने लगातार यूएन क्लॉज के तहत वियतनाम की संप्रभुता का समर्थन किया है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI के एक मजबूत स्तंभ है। यह प्रगति केवल आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर गहरे सुरक्षा और तकनीकी समन्वय का संकेत देती है। तो दोस्तों, एशियान की बात करेंगे या फिर साउथ चाइना सी से रिलेटेड बोलेंगे या फिर चाइना को काउंटर अटैक करने की बात करेंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो समझौता हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज है एक्सपांशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात की गई है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। तो इसमें अब क्या मुख्य बिंदु हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन क्या है? तो इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो कि अभी 33 है उसे बढ़ाकर 37 करना है। याद रखना है ये जो 33-37 की बात हो रही है इसमें मुख्य न्यायाधीश को नहीं शामिल किया गया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कुल संख्या 34 है, जिसे और 4 बढ़ाकर 38 करने की बात की जा रही है अगर हम मुख्य न्यायाधीश को शामिल करेंगे तो। अगर नहीं करेंगे तो 33 से 37 की बात की जा रही है। संवैधानिक आधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? तो अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124(1) के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति केवल संसद के पास कानून के माध्यम से। याद रखना यही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। इस वजह से इस टॉपिक को आज मैं कवर कर रहा हूं, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति राज्यों के पास नहीं है, केवल संसद के पास है। राष्ट्रपति के पास भी नहीं है कि अकेले राष्ट्रपति कर लेंगे। जब तक संसद में कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इवन जो वर्तमान सरकार है वो भी कार्यपालिका आदेश से नहीं बढ़ा सकती है, या फिर संसद बोल रहा हूँ, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद से भी अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकती। तो सारा जो जिम्मेदारी है वो संसद के पास है। तो ये बिल की आवश्यकता क्यों हुई है ये देख लेते हैं। तो 2026 की शुरुआत तक सर्वोच्च न्यायालय में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं और पूरे देश में ऑलमोस्ट 6 करोड़ मामले, जिसमें अकेले 92,000 सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस विस्तार का उद्देश्य अधिक संविधान पीठों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का गठन करना और नियमित अपीलों के बोझ को कम करना है। अगर यूपीएससी से इसका जुड़ाव की बात करेंगे तो दोस्तों ये GS2 न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कॉलेजियम प्रणाली और 1956 के अधिनियम में संशोधन की विधायी प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आप इसे वहां जोड़कर देख सकते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है द फॉलिंग रूपी एंड मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस यानी गिरता रुपया और व्यापक आर्थिक चुनौतियां। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में रुपए के 95.36 पर डॉलर के निचले स्तर पर गिरने का विश्लेषण किया गया है। अब विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या एडिटोरियल में कहा गया है। तो सबसे पहले है भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस। तो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर यानी लगभग $110 प्रति बैरल पर बनी हुई है, जिससे भारत का चालू खाता घाटा यानी CAD बढ़ गया है। दूसरा, पूंजी का बहिर्वाह, जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो हो रहा है, भारत से बाहर जा रहा है।
इस वजह से भी रुपया कमजोर हो रहा है। ध्यान देने योग्य है, रुपया कमजोर हो रहा है, न कि डॉलर मजबूत हो रहा है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जो विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते थे वो भारत में निवेश न करके भारत से पैसा निकाल कर वो किसी और देश में लेट से, जैसे इसमें बोला गया है कि अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में कर रहे हैं, कुछ दूसरे हैं जो चाइना में कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं, मतलब जहां उनको लग रहा है यूरोप में कर रहे हैं, तो वो इंडिया में नहीं करके, उनको इंडिया के मार्केट में भी भरोसा नहीं है, इस वजह से वो दूसरे देशों में भरोसा करने के लिए वहां पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट क्या है, तो यह आयातित मुद्रास्फीति यानी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आवश्यक वस्तुओं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल हैं, दाल है, इन सभी को महंगा बनाती है, जिससे आरबीआई की मौद्रिक नीति पर दबाव पड़ता है। अगला न्यूज है इंडियाज एआई स्ट्रेटेजी, प्रोड्यूसर वर्सेस टेनेंट, यानी भारत की एआई रणनीति, उत्पादक बनाम किराएदार। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो दोस्तों रघुराम राजन और रोहित लांबा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख के माध्यम से एआई क्रांति में भारत की भूमिका की समीक्षा की है। अब इसमें मुख्य तर्क क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों किराएदार का जोखिम यानी द टेनेंट रिस्क क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस एडिटोरियल में। तो विशाखापट्टनम में बड़े एआई हब बन रहे हैं। लेखकों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत केवल भूमि और श्रम प्रदान करता है, यानी सर्वर होस्टिंग का काम करता है, तो वह पश्चिमी या चीनी तकनीक का केवल किराएदार बनकर रह जाएगा। और उत्पादक बनने का लक्ष्य जो हमारा प्रोड्यूसर गोल है वो क्या है, उसके तहत क्या बोला गया है, तो रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भारत को केवल डेटा लेबलिंग के आउटसोर्सिंग करने के बजाय अपने स्वयं के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम और स्वदेशी चिप डिजाइन क्षमताओं को विकसित करना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें इन दोनों लेखकों ने यही बात बोला है कि हमें खुद से प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें ना कि यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग करना है किसी भी चीज का। और दोस्तों ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड आपको एक चीज पढ़ना होगा, वो है इंडिया एआई मिशन। तो इंडिया एआई मिशन के लक्ष्य क्या हैं, तो इसे आप एक बोलते ना स्टिकी नोट्स में आप लोग लिख लीजिए पॉइंट वाइज, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये आप खुद से कीजिए। अगला न्यूज है प्रोजेक्ट 17A एंड नेवल रेडीनेस, यानी प्रोजेक्ट 17A और नौसैनिक तैयारी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि द हिंदू के एडिटोरियल में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A जो कि नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत हैं, उसमें हो रही देरी पर चर्चा की गई है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो परियोजना है इसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इन सामग्रियों का उपयोग 7 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण करना शामिल है, यानी जहाजों का निर्माण करना शामिल है। और इशू ये है कि उच्च स्तरीय सेंसर और विशेष स्टील्थ घातकों के लिए आयात पर निर्भरता के कारण ये जो समय है उसमें जो भी समय सीमा निर्धारित की गई थी उसमें देरी हो रही है। मतलब हम 75% तो स्वदेशी सामग्री यूज कर रहे हैं, लेकिन जो ये 25% सामग्री जो बाहर से आ रहा है उसकी वजह से देरी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और दोस्तों ये भी जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इसमें आप हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए नौसेना का आधुनिकीकरण कितना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, इस टॉपिक को कवर करता है, तो आप जान लीजिए। और इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट 17A है क्या। तो दोस्तों प्रोजेक्ट 17A, जिसे नीलगिरी क्लास के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत 7 उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। और ये जो जहाज है ये शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक क्लास जो कि प्रोजेक्ट 17 था, याद रखना प्रोजेक्ट 17 क्या था, तो वो शिवालिक श्रेणी का है और प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी का है। तो शिवालिक कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में, नीलगिरी कहाँ है, साउथ इंडिया में। तो सरकार ने ये दोनों प्रोजेक्ट नॉर्थ और साउथ के पहाड़ियों को, पर्वतों को मतलब उनके नाम पे रखा है। तो दोस्तों ये जो जहाज है यह शिवालिक श्रेणी का उन्नत संस्करण है जिसमें बेहतर स्टील्थ तकनीक, आधुनिक सेंसर और शक्तिशाली हथियार प्रणालियां शामिल है। मई 2026 की शुरुआत तक इस कार्यक्रम ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। अब अगर प्रोजेक्ट 17A की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट मल्टी मिशन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हवा, सतह और पानी के भीतर के खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। इसलिए यह एडवांस टेक्निक यूज करता है जो कि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर इसमें हथियार और सेंसर ये सब की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का प्रयोग किया जा सकता है। बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा टारगेट ट्रैकिंग के लिए EL/M2248 MF स्टार रडार भी यूज किया गया है।
और स्वदेशी सोनार और पनडुब्बी विरोधी टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा न्यूज़। होप सो आपको आज का न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।